नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में आज एक बेहतरीन सेशन आता हुआ दिखाई पड़ा। शुरुआती दौर में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत इतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे, रफली 30 से 35 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी एसएक्स निफ्टी में। लेकिन जब भारतीय बाजार शुरुआत में आए तो तेज़ी एक अच्छी खासी और तेज़ी आपको दिखाई पड़ी मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में, जहां पर एक ज़ोरदार मूड माहौल तैयार होता हुआ दिखाई पड़ा। एक ज़ोरदार तेज़ी रही। सेकेंड हाफ में निफ्टी बैंक ने कमान संभाल ली और उसके बाद तो भारतीय बाजारों में दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। 15,700 को बाजार ने होल्ड किया एक्सपायरी के दिन और साथ ही साथ 100 अंकों से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन 4:1 ये इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन तेज़ी अक्रॉस द बोर्ड आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी। भले फ्रंटलाइन इंडेक्स में इतना मूव नहीं था, लेकिन छोटे मझौले शेयरों में आज काफ़ी मूव था। फार्मा इंडेक्स आज ऑल टाइम हाई हिट करता हुआ दिखाई पड़ा। मीडिया, बीएफएसआई, फार्मा, रियल्टी, मेटल, शुगर, फर्टिलाइजर, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर एक जोरदार तेजी, जोरदार मूड माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा। बाटा के नंबर्स रहे तो उसके बाद पूरे सेक्टर के अंदर आज बज़ थी। इसमें मिर्जा इंटरनेशनल एसेट स्टॉक्स भी आज तेजी के साथ कमान संभालते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग मूव मिड कैप इंडेक्स में, और उस मिड कैप इंडेक्स के मूव के मद्देनजर आपको मेजरली स्टॉक्स में आज तेजी दिखाई पड़ेगी। बाजार में फ्रंट लाइन सीट पे यानी कि इंडेक्स में आपको बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही तेजी में दिखाई पड़ेंगे। रिकॉर्ड लेवल्स पे ये दोनों शेयर अब कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे भी मूड जो मोमेंटम है इस पूरे स्पेस का वो काफ़ी तेज दिखाई पड़ रहा है। एसबीआई ये एक और ऐसा नाम बैंकिंग स्पेस है जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली, और साथ ही साथ डीवी स्लैब फार्मास्यूटिकल स्पेस से जहां पर आज के सत्र में एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो मेजरली पूरे अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर्स में बाइंग, और उस बाइंग का जो अच्छा मोमेंटम बना था वो बना था मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, और सबसे पहले बातचीत करने के लिए जो हमारे पास सवाल आया है वो है बजाज फाइनेंस को लेकर ही। बजाज फाइनेंस के 2200 रुपये के दाम पर खरीदारी है और लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। सर, बजाज फाइनेंस आपकी इतनी पुरानी खरीदारी है, पहली बात तो आप ज़रूर बने रहें, होल्ड करें। किसी फाइन डे, वैसे तो चांसेस बहुत मिनिमम है, लेकिन किसी फाइन डे अगर आपको आपके दाम के आसपास या नीचे अगर आपको ये शेयर मिल जाए तो आप इसमें ज़रूर खरीदारी करिए, डबल क्वांटिटी, ट्रिपल क्वांटिटी के फॉर्म में। लेकिन आप ज़रूर इसके अंदर बने रह सकते हैं। जितने हाउसेस व्यूज़ थे, जितने टारगेट्स थे, वो सब अब अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे ऊपर ये शेयर फिलहाल कामकाज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और टाटा कंज्यूमर, नितिन सिंह राजपूत साहब, टाटा कंज्यूमर को लेकर अगर आप एफएनडो में सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आज एक रिपोर्ट ज़रूर आई थी टाटा कंज्यूमर के ऊपर। भले बहुत बड़े टारगेट नहीं देख रहे थे, लेकिन उन्होंने आउटलुक बहुत अच्छा दिया था। एक चीज़ बड़े ट्रिगर के तौर पे इसमें कामकाज कर सकती है हाल फिलहाल में, कि डिफेंसिव स्पेस अब तक बैक एंड पे है, फोर फ्रंट पे नहीं आया है। फार्मा तेज हो चुका है, आईटी में कल तेज़ी थी लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आई, तो शायद तेज़ी वहाँ भी आए। आईटी ऑल टाइम हाई पर है, फार्मा ऑल टाइम हाई पर है डिफेंसिव्स में। एफएमसीजी नहीं है, तो हो सकता है एफएमसीजी ड्राइविंग सीट पर है। एचयूएल वैसे भी बज़ लेना, स्टीम लेना शुरू हो चुका है, तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं नियर टर्म में। कंपनी तो ख़राब है ही नहीं, तो उस लिहाज से तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा बातचीत करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लॉन्ग टर्म। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर सोलंकी साहब क्या बोला जाए। आज आपने देखा ही ड्राइविंग सीट पर रिलायंस था, मार्केट को संभाल रहा था, समेट रहा था एक तरफ से। अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। देश की सबसे बड़ी कंपनी, मार्केट कैप के लिहाज से 15 लाख करोड़ का ग्रुप, जिसमें सबसे बड़ा रेवेन्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही है। बाकी छोटी कंपनीज़ में सारे मीडिया स्टॉक्स और RIIL आता है। ब्रोकर हाउसेस का व्यू 2580 रुपये का है, जिसको आप देख सकते हैं। एक इनकी AGM होने वाली है 24 तारीख को, आई थिंक, जो एक क्रूशियल डेवलपमेंट के तौर पे होगी, तो आप उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की AGM की तारीख को लेकर मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसकी AGM होने वाली है जल्द ही, तो उससे पहले हो सकता है यहाँ पे कुछ मूड माहौल सुधरता हुआ दिखाई पड़े, बहुत कुछ एंटिसिपेशंस बनती हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। ब्रोकर हाउसेस तो पॉजिटिव हैं, कोई दो राय नहीं इसमें। तुकाराम साहब का सवाल है JSPL और PNB पर। सर, JSPL ये केस में मेटल साइकिल थी, उसके अकॉर्डिंग ये शेयर चल रहा है।
डेट की सिचुएशन है, लेकिन ठीक है, रियलाइजेशन के ऊपर भी आप कॉल ले सकते हैं। मतलब JSPL तो मिड टर्म के लिए आप रखिए और PNB को भी मीडियम टर्म के लिए रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों को ना शामिल करने की सोचें, और वो भी तब जबकि मेटल साइकिल ऑल टाइम हाइस के करीब कामकाज कर रही है। तो आप थोड़ा कॉशियस होकर ही काम करिएगा। PNB को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस 47 का टारगेट देख रहे हैं। CLSA ने कल ही एक रिपोर्ट निकाली थी, तो ये थोड़ा बहुत चल सकता है मीडियम टर्म में, लेकिन JSPL एंटायरली मेटल की साइकिल पे डिपेंड करता है, तो आप उसको ठीक से रीड करिए और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई काम करिएगा। थैंक यू सर AGM के लिए सोलंकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 24 तारीख को अगर AGM है, अगर आप श्योर हैं तो ज़रूर आप इस AGM को ध्यान में रखिएगा। बड़ा डेवलपमेंट होता है इनके लिए AGM, किसी भी कंपनी के लिए रादर AGM बड़ा डेवलपमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। वैसे कंपनी में कोई बुराई नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, तो आप बने रह सकते हैं। टाटा कंज्यूमर में हम बात कर चुके हैं। टाटा स्टील BSL डे साहब, इस पर मैं 2-3 बार पहले ही बात कर चुका हूँ। 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। टाटा स्टील BSL टाटा ग्रुप में मर्ज होगी, और जो मर्जर का रेशियो आ चुका है वो 1:15 आ चुका है, यानी कि एक टाटा स्टील के बदले में 15 टाटा स्टील BSL के शेयर्स मर्ज होंगे। अगर आपके पास 15 शेयर हैं तो आपको उसके बदले में टाटा स्टील का 1 शेयर मिलेगा। तारीख वगैरह भी कुछ नहीं आया, लेकिन रेशियो आया है, तो आमतौर पे भाव जो है वो उनको एडजस्ट करेगा। मतलब टाटा स्टील अगर 1500 है तो टाटा स्टील BSL 100 रुपये होगा, ऐसे भाव एडजस्ट होंगे। अगर वो दोनों भावों में डिस्क्रिपेंसी आती है तो या तो टाटा स्टील बढ़कर या घटकर उसे एडजस्ट करेगा, या टाटा स्टील BSL बढ़कर या घटकर एडजस्ट करेगा। तो ये दोनों चीज़ों को देखकर आप अपनी कॉल कोई भी लीजिएगा, लेकिन टाटा स्टील के अंदर ये मर्ज होंगे, ये तो चीज़ सर्टेन है और रेशियो दे चुके हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बैंको प्रोडक्ट, दत्ता साहब बैंको प्रोडक्ट वैसे तो कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का कारोबार भी अच्छा है, लेकिन ये बहुत चला है। नंबर्स अच्छे रहे थे इस क्वार्टर में, इसके वैल्यू भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत चला हुआ स्टॉक है। थोड़ा सा अगर नीचे मिल जाए तो ज़्यादा साउंड हो जाएगी इसी सिचुएशन, और वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, तो ध्यान से संभल कर इसके अंदर ट्रेड करिएगा। लेकिन कंपनी ठीक है, आप मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। लॉन्गर होराइजन के लिए एंसिलरी स्पेस में इतना मूव नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हाँ मीडियम टर्म में आप ज़रूर इसको होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा SBI शॉर्ट टर्म, हिमांशु साहब शॉर्ट टर्म कहना मुश्किल है। आज SBI में ज़ोरदार तेज़ी थी भी। ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ तो लॉन्गर टर्म के लिए हैं और मेरे पास वही व्यूज़ हैं। शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि PSU बैंक्स में मोमेंटम गैदर होना शुरू हुआ है, और कल फ्राइडे को शायद एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मीटिंग FM की, जिसमें अगर कुछ भी पॉजिटिव होता है तो बैंक्स के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप कॉशियसली ट्रेड रखिएगा, लेकिन मीडियम टर्म अभी आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, कि बाजार में जिस तरह कल एक गोता खाया था उस तरह के गोते अगर दोबारा खाएगा तो बहुत स्टॉप लॉस खाएगा। तो बहुत ही कंजर्वेटिव वे में, बहुत ही स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट आप ट्रेड करिएगा, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, और एशियन पेंट्स, तुकाराम जी एशियन पेंट्स को अगर आप लॉन्ग टर्म रख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जेम ज्वेल को आपने अपने साथ ले रखा है, आपको उसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 52% के आसपास का डेकोरेटिव स्पेस में मार्केट शेयर ओन करते हैं, और अगर आप कभी बाज़ार जाएंगे और किसी कंपनी के एशियन पेंट के बड़े शोरूम में जाके देखिएगा तो ये कंपनी पहले पेंट में थी, एडहेसिव्स में आई, धीरे धीरे करके ये डेकोर सेगमेंट में आ गई, अब ये गद्दे तक बनाने लग गई है, और अब पूरे हाउस को, किचन को ये डेकोरेट करते हैं। तो बिल्कुल ही बैकवर्ड इंटीग्रेट हो रहे हैं और बहुत स्ट्रांगली, स्लोली, स्टेडली अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस टारगेट तो मीट हो चुके हैं, कि ऑब्वियसली शेयर बहुत चला है, लेकिन अगर ये शेयर कभी आपको आधे दाम पर भी मिल जाए तो भी इसको लेने में पीछे मत हटिएगा, आप आराम से इसको ले सकते हैं। कंफर्ट है इसके अंदर, आप कभी भी इसमें एंटर कर सकते हैं। अच्छा, पेट्रोनेट LNG पे जैन साहब एक रिपोर्ट्स तो आई थी आज या कल आई थी रिपोर्ट, आज तो गेल पर थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क की उम्मीद ब्रोकर्स मान नहीं रहे हैं। नंबर्स ठीक ठाक सबड्यूड साइड के नंबर है, और नंबर्स के ग्राउंड पे ही इस पर अगर आपने कोई ट्रेड लिया तो मतलब अब तो एक बड़ा इवेंट खत्म हुआ तो कुछ भी कहना मुश्किल है। तो मतलब आम तौर पे इसमें इतना मूव नहीं होता। इंस्टेड आप IGL, MGL, गुजरात जैसी कंपनीज को अगर देखेंगे तो वहाँ फिर भी ज़्यादा मूव मिलेगा। सरकारी कंपनी होने के मद्देनज़र 3 ऐसे स्टॉक हैं जिनमें बहुत तेज़ी आमतौर पर नहीं देखने को मिलती। एक है पेट्रोनेट, दूसरा है पावर ग्रिड, तीसरा है कोल इंडिया। तो इन तीनों को आप ट्रेड के लिहाज से तो मत देखिए। हाँ, लॉन्ग टर्म तो एटलीस्ट पेट्रोनेट कंपनी ठीक है, लेकिन सरकारी है तो हमेशा एक रिस्क रहता है यहाँ पे OFS आके माल बिकने का।
तो आप फिर भी एक बार को ज़्यादा बेहतर मोमेंटम वाली कंपनीज में अपनी सिचुएशन देख सकते हैं। और बाकी डिपेंड करता है आपने खरीदारी किस मोटिव से की थी। तो नंबर्स तो आ चुके हैं, तो बड़ा इवेंट्स का तो ओवर हो चुका है। अच्छा, रिलायंस इंफ्रा, सुट साहब, रिलायंस इंफ्रा को लेकर बहुत सारी खबरें हैं बाज़ार में। कुछ खबरें ये कहती हैं कि कंपनी में टर्न अराउंड है, जो इसके नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी हुआ। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है 73 रुपये पे, इसलिए ये शेयर चला भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि दोबारा एक ग्रुप रिवाइव हो सकता है, 200 रुपये तक भी जा सकता है रिलायंस इंफ्रा। सब खबरें हैं, अभी तक कुछ कंफर्म पुष्टि नहीं किसी चीज़ की, सिवाय प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के। नंबर्स अगर ठीक रहेंगे तो ये शेयर चलेगा। हर स्टॉक के साथ सिंपल चीज़ है कि अगर उसके नंबर कंसिस्टेंट है तो वो चलता है। तो नंबर्स को आप कंसिस्टेंटली वॉच करिए और अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लीजिए। आप पुराने खरीदार लग रहे हैं कि आपने 500 रुपये के दाम पे खरीदारी की है हाल फिलहाल में जो मोमेंटम आया उसके अंदर। तो एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये शेयर नीचे से चला है, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में आके स्ट्रांगली अब ट्रिपल डिजिट की तरफ जा रहा है, और ऊपर से 4 डिजिट से टूट के सिंगल डिजिट तक आ चुका है। तो दोनों तरह के पहलू हैं, बहुत ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा और नंबर को कीनली हर क्वार्टर दर क्वार्टर वॉच करते रहिएगा। हाँ, मतलब जो भी सिचुएशंस के साथ बन रही हैं, जो भी खबरें आ रही हैं, उनको कीनली वॉच करते रहिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हिरनबा, शर्मा साहब, इस पे नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद फाइनली चला नहीं, नंबर 11 तारीख को, सॉरी कल नंबर आने वाले हैं इसके, और नंबर से पहले आज ये 800 रुपये के पार मुझे दिखाई पड़ रहा था। तो चला तो, लेकिन बहुत देर से चला और बहुत दिन थकाने के बाद चला। लेकिन नंबर है, क्योंकि ये पहला क्वार्टर के नंबर, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है कि नंबर कैसे आएंगे, लेकिन नंबर्स को आप एक बार देख लीजिए, रिपोर्ट्स व्यूज़ क्या आते हैं उसके बाद इसके ऊपर कोई भी कॉल मंडे से लेना ज़्यादा आसान रहेगा। तो अभी एटलीस्ट आप मंडे तक का तो वेट कर ही सकते हैं यहाँ पे। नोवार्टिस सन ग्लेनमार्क, कौशिक टिब्रेवाल साहब, सर नोवार्टिस तो एक ऐसी कंपनी जो पिछले 10 साल, शायद 12 साल हो गए होंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं, 300 रुपये से 700 रुपये से ज़्यादा गया नहीं। हर साल डिविडेंड देता है 10 रुपये के आसपास, बहुत बीच बीच में कहीं कोई कवर कर लेता है, कोई कवरेज आ जाती है, कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई ट्रिगर आ जाता है, तो ये शेयर एकदम से स्पाइक लेता है, लेकिन उसके बाद वापस धीमा पड़ जाता है। तो स्लो मूवर, बहुत ही स्लो मूवर, इसलिए आप उसको देखें। कंपनी में बुराई नहीं है, कंपनी ठीक है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, वर्ल्ड की 3rd या 2nd लार्जेस्ट कंपनीज में से एक है इसका पेरेंट, तो कंपनी तो ठीक है, लेकिन लॉस मेकिंग है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 75% प्रमोटर स्टेक है, फ्लोट है नहीं मार्केट में, तो शेयर चलने लायक तो पूरी सिचुएशन में है, कब नहीं पता, इसलिए आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं समय देकर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्लेनमार्क के केस में भी आप सेम सी चीज़ मानिए। सन फार्मा थोड़ा एग्रेसिव स्टॉक है, क्योंकि सन फार्मा के केस में अब तक परफॉर्मेंस आई नहीं है। आप खुद देखें, देश की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, और उसके बावजूद सारा सेक्टर ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन ये शेयर नहीं पहुंचा, लीड नहीं कर पाया। तो अभी स्टीम बाकी है, लीड कर सकता है। इसमें एक बायबैक आया था 850 रुपये या 900 रुपये पे 2008-9 में, वो दाम भी इसने अब तक तोड़ा नहीं है, मतलब 2012 में बायबैक था, खैर, लेकिन वो बायबैक का दाम भी इसने अब तक तोड़ा नहीं है। तो अगर वो भी टूटता है तो उसके बाद तो इसमें बड़ी तेज़ी आएगी। तो आप सन फार्मा में तो एटलीस्ट बने रह सकते हैं अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद लगा के, और बाकी दोनों में भी सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है, आप टाइम देंगे तो यहाँ ज़रूर बने रह सकते हैं। रिलायंस पावर के केस में भी सेन साहब सेम कहानी है कि टर्न अराउंड नंबर्स में तो दिखा है 2 क्वार्टर में, लेकिन सर्किट पे सर्किट चल रहा है, 100% चल चुका है बीते शायद 30 दिन में। तो इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई है नंबर्स के आधार पर ही, कुछ चीज़ें तो हो ही रही हैं और पावर का जो मोमेंटम है वो भी मिल रहा है, लेकिन जब तक सब्सटैंशियल नंबर ना आए तब तक ये जो तेज़ी है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। अभी तो बुल रन है, हर चीज़ आपको तेज़ी में दिख रही है, लेकिन जब ये डस्ट सेटल होगी तब क्या सिचुएशन बनती है वो नंबर्स पे डिपेंड करता है। तो नंबर को आप कीनली वॉच करिए, 1, 2, 3, 4 क्वार्टर, 1 साल पूरा क्वार्टर देख लीजिए, अभी तक तो ठीक है, आगे की भी ठीक रहते तो आप ज़रूर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बेस्ट केमिकल स्टॉक टू बाय नाउ फॉर लॉन्ग टर्म, अग्रवाल साहब 2-3 कंपनियां आप देखिए। पहला नाम तो अतुल लिमिटेड है, अनडिस्प्यूटेड विनर है इस पूरे स्पेस का, उस पर तो आप डाउट ही मत करिए, क्योंकि अतुल लिमिटेड के पास ना केवल इनके कोर कारोबार की वैल्यू बल्कि इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अतुल लिमिटेड का स्टेक है फाइजर के अंदर भी, अतुल लिमिटेड का स्टेक है नोवार्टिस के अंदर भी, तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है अरविंद लाल भाई ग्रुप की। दूसरा, इनफैक्ट अतुल के बारे में एक और चीज़ अच्छी है कि खजूर जो होते हैं, खजूर उसकी लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया की, तो ये बहुत बड़ा इनके लिए वैसे भी एक दूसरा कारोबार आता है। खैर, इसके अलावा केमिकल स्पेस में पीआई इंडस्ट्री देख सकते हैं, अच्छी कंपनी है, यूपीएल कंपनी ठीक है, उसके अलावा एग्रो केमिकल है दोनों। बासफ बहुत अच्छी कंपनी है, बट इक्विटी फ्लोट नहीं है और बहुत भागा हुआ शेयर है, तो नीचे मिले तो वो भी देख सकते हैं।
ये सब महंगे। सुदर्शन केमिकल बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, आप सुदर्शन केमिकल को भी अवॉइड नहीं कर सकते, बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अलग अलग कंपनीज है, अल्काइल अमाइंस, अब डिपेंड करता है आप किस केमिकल में जाना चाह रहे हैं। 5 से 7 तरह के तो केमिकल होते हैं, कौन से वाले केमिकल को आप चुनना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये कुछ कंपनीज हैं जिनके नाम, जिनके फंडामेंटल थोड़े बेटर साइड पर हैं। अच्छा, प्राज इंडस्ट्री सर बहुत भागा हुआ शेयर है, कुछ भी कहना इसलिए मुश्किल है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ कॉल लीजिएगा। वैसे तो कंपनी अच्छी है, कुछ ब्रोकरेज ग्रुप में तो उसमें बड़े बड़े टारगेट्स भी आ रहे हैं 4 डिजिट के, लेकिन बाजार तेज है इसलिए टारगेट्स बड़े आते ही हैं, तो आप ज़रा ध्यान से कॉल लीजिएगा। लेकिन हाँ, कंजर्वेटिव साइड पर एटलीस्ट आप बने रह सकते हैं। बजाज हिंदुस्तान, शर्मा साहब बजाज हिंदुस्तान या कोई भी शुगर कंपनी के साथ 2-3 चीज़ें कॉमन हैं। पिछले 10-1 साल का चार्ट उठा के देखिए। वैसे बजाज हिंदुस्तान के बारे में एक बात को पहले बता दूं कि लार्जेस्ट कैपेसिटी है इनकी एथेनॉल में, और रीनोन नाम है। ये बजाज ग्रुप की कंपनी ज़रूर है, लेकिन ये वो बजाज ग्रुप नहीं है ऑटो वाला, ये उनके भाई की कंपनी है, तो है बहुत पुरानी और डिस्टेंट कजन्स की है, लेकिन है बजाज ग्रुप में। अच्छा, अब आते हैं वापस कंपनी के नंबर्स के ऊपर या शुगर सेक्टर के ऊपर। आप चार्ट उठा के देखिए 10 साल का, गूगल कर लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा। कोई भी शुगर कंपनी का, धामपुर, बलरामपुर, द्वारकेश, राणा, EID को छोड़ के, ये सब के सब एक साथ ऊपर आते हैं और एक साथ नीचे जाते हैं साइकिल की वजह से। जब साइकिल तेज़ होती है तब इनके बारे में अच्छी अच्छी खबरें आती हैं, जब साइकिल ख़राब होती है तो इनके बारे में बुरी बुरी खबरें आती हैं। जब लेने की बारी आती है तो ये नीचे की तरफ आपको मिलेंगे, लेकिन ये घूमते ज़रूर हैं हर कुछ साल में। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ कॉल लीजिएगा। साइकिल के किस एंड पे आप फंसे हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप ध्यान से संभल कर इसमें ट्रेड करिए कि साइक्लिकल स्टॉक होते हैं सब, और साइक्लिकल के अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे। साइकिल में कभी ये इनकी स्टोरी में शुगर होगा, कभी इथेनॉल होगा, कभी अल्कोहल होगा, लेकिन साइकिल में ये सब चीज़ें आती रहेंगी। तो ध्यान से ट्रेड करिएगा आप स्टॉक में। RIL पे हम बातचीत कर चुके हैं। टाटा पावर, हाँ सर टाटा पावर आप होल्ड करिए, 98 पे अभी खरीदारी, कोई दिक्कत नहीं है इस भाव पे। अच्छी तेज़ी ब्रोकर सभी मान रहे हैं इसके अंदर। ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट तो कल मैं एक्सेस सिक्योरिटी की रिपोर्ट देख रहा था, 165 रुपये के टारगेट तो उन्होंने ही दिए हैं, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। और कुछ स्टॉक को शामिल कर लेते हैं। BPCL, निकुंज पटेल साहब, BPCL के केस में इन्वेस्टर और मालिक जो अब नया आएगा उसके केस में थोड़ा खेल है। अगर मान लीजिए कोई इसमें इन्वेस्टर आता है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और बढ़ाएगा नहीं, वो एग्जिट कर जाएगा जैसे उसे अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन कोई अगर खुद मालिक नया आता है जो कि इसको चलाने में इंटरेस्टेड रहता है और बढ़िया चलाता है, तो आप ज़रूर इसके अंदर बने रहिए, बहुत अच्छी स्टोरी फिर तो ये बनेगी। लेकिन नियर टर्म ट्रिगर इसके लिए अभी फिलहाल तो डिविडेंड है, जिसको आप एंजॉय करिए और बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकर हाउसेस टारगेट 480 दे रहे थे बिना डिविडेंड, यानी डिविडेंड हटाने के बाद, तो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं इसको। हैप्पीएस्ट माइंड, डे साहब बहुत भागा हुआ शेयर है, बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, तो कंपनी अच्छी है, 15,000 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप पहुंच गई है। थोड़ा नंबर सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर आगे चलेगा, लेकिन इतनी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा कूल ऑफ तो बनता है, तो कूल ऑफ कर सकता है। अगर ये नीचे 750 तक भी आ जाए तो आप घबराएं नहीं, और नीचे की तरफ आपको एवरेज के दाम के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप ज़रूर खरीदारी करिए। कंपनी अच्छी है, भाव महंगा है, तो भाव सस्ता हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, गेल को लेकर आनंद सिंह साहब, आज एक तरफ टारगेट आया था 200 रुपये का और एक तरफ टारगेट था 150 रुपये का। ये नए एथेनॉल बिजनेस के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं, उस ट्रिगर के आधार पे टारगेट्स आए थे। अब चार्ट वाइज थोड़ा सा डिस्टॉर्ट दिख रहा है, लेकिन गिरा बहुत तेज़ था बीते नंबर्स में, लेकिन 200 रुपये के टारगेट आप मान लीजिए कि शायद मीडियम टर्म में देखने को मिल जाए। अकॉर्डिंगली आप वेट करिए, शायद आपको दाम देखने को मिले, लेकिन सरकारी है तो थोड़ा कहना मुश्किल है। बहुत कॉशियस स्टांस के साथ आप 200 रुपये का टारगेट देख सकते हैं। इतने सारे सवाल आ रहे हैं। KSB पंप, किरण जी, KSB पंप, शक्ति पंप और रोटो पंप, 3 पंप कंपनीज है मेजरली, लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी इस समय शक्ति पंप में है, रोटो सेकंड नंबर पे, और KSB तो वैसे भी थोड़ा वॉल्यूम में ढीला रहता है। लेकिन कंपनी ठीक ठाक है, बहुत बड़ा फायरवर्क नहीं, लेकिन हाँ वेट करें, ट्रिगर मॉनसून अगला ट्रिगर है। अगर नंबर्स ठीक मिल जाते हैं वहाँ से तो शायद इसमें एक स्टीम बनते हुए दिखाई पड़े, लेकिन ये मीडियम टर्म का स्टॉक है, आप अकॉर्डिंगली कॉल लीजिएगा इसमें। लॉन्गर टर्म के लिए ये नहीं है, एटलीस्ट आप मीडियम टर्म के लिए इसको ज़रूर देख सकते हैं। ग्रेफाइट इंडिया और HEG पे भी एक सवाल है, मैंने थोड़ी पहले देखा था। सर ग्रेफाइट HEG दोनों ही एक ही तरह के स्टॉक हैं, दोनों में ही
जो मूड माहौल बनता है वो मोमेंटम के अकॉर्डिंग बनता है, ग्रेफाइट में भी और HEG में भी। ये दोनों क्योंकि जो कार्बन ब्लैक बिजनेस के अंदर मेजरली कामकाज करते हैं, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के अंदर मेजरली कामकाज करते हैं और उसके प्राइसेस पे चलता है। जैसे स्टील प्राइसेस चले ये भी चले, क्योंकि ये साइक्लिकल बिजनेस है और मेटल साइकिल को सपोर्ट करता है। तो लास्ट टाइम की तेज़ी में भी बहुत लोग ऊपर फंसे थे और दोबारा फिर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई पड़ रही हैं। तो बेटर ये है कि आप किसी तरह से इसमें एग्जिट कर जाएं जब आपको तेज़ी मिले रीजनेबल प्रॉफिट के साथ, या एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट, और कहीं नीचे के लेवल इनमें देखा करें, क्योंकि ये साइक्लिकल स्टॉक है। हर साइक्लिकल स्टॉक में यही होता है कि साइकिल के किस फेज़ में आप एंटर कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। नीचे के फेज़ में बहुत लोगों को प्रॉफिट देके जाता है, ऊपर के फेज़ में बहुत लोगों को नुकसान देता है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। चलिए, अरे बहुत सारे सवालों को शामिल कर लिया और बहुत टाइम भी हो गया। माफ़ कीजिएगा उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, बहुत बहुत माफ़ी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और हमारे साथ आज यहाँ पर हिस्सा बने। आपसे हम कल फिर मुलाकात करेंगे इसी समय इसी जगह पर। तब तक के लिए नमस्कार। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।